नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। क्या कंगना एक और मुसीबत खड़ी कर रही है भाजपा के लिए? दूसरा, अतुल कुमार, एक दलित लड़के की कहानी जिसका जेई का जिसने लास्ट अटेम्प्ट दिया है। और तीसरा, जेपीसी के मेंबर निशिकांत दुबे ने बीजेपी का पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त भी आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग की हमें आवश्यकता है जिससे चैनल सुचारू रूप से चल सके। तो सबसे पहली बात, क्या कंगना एक और मुसीबत खड़ी कर रही है भाजपा के लिए? ये इसलिए कह रहे हैं कि आज बॉम्बे हाई कोर्ट में कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का केस लगा था। आज 26 सितंबर तक कहा गया था सेंट्रल सेंसर बोर्ड से कि आप अपना निर्णय इस पे हमें बता देंगे। आज जब सेंसर बोर्ड आया तो उसके ने कहा कि भाई एक हमने आपके कहे अनुसार हमने इसको एक रिवाइजिंग कमेटी होती है सेंसर बोर्ड की, उसके सामने भी इसको दिखाया और इसमें कुछ कट्स होना ज़रूरी है, तभी इसको सेंसरशिप से पास माना जाएगा और तभी ये दिखाई जा सकती है। अब ये कहा गया, जो इधर से जी फिल्म वाले हैं जो इसके को प्रोड्यूसर हैं कंगना रनौत के साथ, उन्होंने कहा साहब ये अभी तो बता नहीं सकते। उनके वकील ने कहा ये हैं खड़े खड़े, क्योंकि जो कट सजेस्ट किए गए हैं ये क्या संभव हैं, नहीं संभव हैं, कैसे हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, ये हम तुरंत आंसर नहीं दे सकते, हमें समय चाहिए। तो उनको अब 30 तारीख तक का समय दे दिया गया है, मंडे तक, कि मंडे तक आप बताइए कि कट हो सकते हैं कि नहीं। और एक चीज़ तय हो गई, तय ये हो गया कि अब ये पिक्चर जो बीजेपी चाहती थी कि हरियाणा चुनाव के बाद ही ये रिलीज़ हो, तो अब मुझे नहीं लगता है कि 5 अक्टूबर से पहले ये पिक्चर रिलीज़ होगी, क्योंकि इस पर कोर्ट में भी कहा गया था कि ये इसलिए नहीं रिलीज़ कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी को ऐसा डर है कि इससे सिखों में गुस्सा भड़केगा और उनके पोल प्रॉस्पेक्ट्स खराब हो जाएंगे। अच्छा, ये तो एक साफ है कि ये एक एंटी सिख पिक्चर बनाई गई है। अब एंटी सिख तो बना रहे हैं, लेकिन उस पर इंदिरा गांधी का क्या चरित्र दिखा रहे हैं, कितना झगड़ा की बात कर रहे हैं, ये अभी देखना बाकी, और चुनाव के कारण ये रुकी हुई है। इसका एक इम्पॉर्टेंट पक्ष है कि इसमें मक्खन लाल जी भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियन आ गए हैं, जिनका आज एक स्टेटमेंट छपा है, उनकी स्टोरी भी छपी। उन्होंने बताया है कि जो सेंसर बोर्ड था उन्होंने इनको अलग से एक विशेषज्ञ के तौर पर बुला के ये पिक्चर दिखाई। अब पहले तो ये समझ लें कि मक्खन लाल जी हैं कौन। ये मक्खन लाल जी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड हिस्टोरियन है, ये वहाँ के रेगुलर प्रोफेसर नहीं है, एसोसिएटेड हिस्टोरियन है, ये इनके बारे में कहा गया है। और दूसरी इनकी 2-3 जो क्वालिफिकेशन है वो थोड़ा कहीं ना कहीं संशय पैदा करने वाली है। सरकार द्वारा जो एनसीईआरटी की इतिहास, जो मोदी सरकार के द्वारा जो एनसीईआरटी की इतिहास की किताबों को फिर से लिखा गया है, ये उसके को ऑथर हैं। तो इन्होंने इस देश के इतिहास को फिर से लिखने का, जैसे मोदी सरकार ने कहा है, वो काम किया है। फिर ये एक विवेकानंद इंटरनेशनल जो फाउंडेशन है, ये उसके फेलो रह चुके हैं। सारे वो जो राइट विंगर के जो चीज़ें हैं, बिल्कुल आइडियल पर्सन, जो जिनको अब तक कहीं वीसीसी बन जाना चाहिए था। अब इनके अनुसार ये आज इनका जो बयान आया है, इनका जो वक्तव्य आया है पेपर में, इनके अनुसार इंदिरा गांधी पर बनी एक बेहतरीन फिल्म है, और उन्होंने कहा कि कंगना रनौत ने इस पिक्चर में 0.01% भी फैक्ट से नहीं भटकी, जैसा था वैसा ही उन्होंने इंदिरा गांधी की उसको उतार दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस भी इससे अच्छी पिक्चर इंदिरा गांधी की नहीं बना सकती थी। अब जब वो इतनी तारीफ कर रहे हैं तो थोड़ा संशय तो मन में है ही। उन्होंने ये कहा कि मैंने पिक्चर देखने के बाद सेंसर बोर्ड को ये सजेस्ट किया है कि फिल्म के अंत में, फिल्म अंत हो रही है, इंदिरा गांधी की गोली मार के हत्या हो रही है, वहीं पे फिल्म खत्म हो रही है। उन्होंने कहा नहीं, मैंने उनसे कहा है कि इसके बाद राजीव गांधी के उस बयान को जोड़िए कि जब एक भारी पेड़, बड़ा पेड़ गिरता है तो नीचे ज़मीन हिलती है। उन्होंने कहा इसकी वजह से इस स्टेट में, और ये उन्होंने कहा इस स्टेटमेंट की वजह से जो सिखों का नरसंहार हुआ था उसको भी इसमें दिखाना चाहिए कि राजीव गांधी ने ये स्टेटमेंट, कितना गलत स्टेटमेंट दिया था। अब
इसका इस पिक्चर का सिख विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको एक खराब टेस्ट में जैसा कहा गया दिखा रहे हैं। सिख के ऑर्गेनाइजेशंस विरोध कर रहे हैं, इंडिविजुअल विरोध हो रहा है। सिखों को इस तरह से दर्शाना कितना उचित है। और मैं भी इनिशियली जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि अच्छा भाई, कंगना रनौत ने एक ऐसी पिक्चर बना दी। लेकिन जो पिक्चर के सारे किरदार हैं, जो पिक्चर के सारे लोग हैं, उनसे इस तरह की उम्मीद करना कि वो इंदिरा गांधी को अच्छे उसमें दिखाएं, वो कुछ ये दिखाएं, ये थोड़ा दिवा स्वप्न जैसा लगता है। लेकिन हो सकता है भाई कंगना रनौत ने उनको इस तरह का दिखाया हो। दोनों उसमें कंगना रनौत बीजेपी के लिए एक और मुसीबत इसलिए खड़ी कर रही हैं क्योंकि अब अगर ये पिक्चर रिलीज़ होती है तो सिखों को काफ़ी दिन तक ये याद रहेगा कि बीजेपी की एक सांसद ने उनको किस टेस्ट में दिखाया था। अब दूसरी बात अतुल कुमार, एक यंग लड़के की जिन्होंने जेईई दिया है, जो उनका लास्ट अटेम्प्ट है। अतुल कुमार ने अपनी तैयारी, एक बहुत गरीब घर से अतुल कुमार आते हैं। अतुल कुमार मुजफ्फरनगर ज़िले यूपी के रहने वाले हैं। उनके पिता जो राजेंद्र हैं वो दिहाड़ी मजदूर हैं, 10-12 हज़ार रुपया महीना कमाते हैं। लेकिन वो ये बार बार कहते हैं, वो पेट काट कर इसको कहते हैं ना, उन्होंने किसी तरह से अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाया है। इनके 2 बड़े भाई रोहित जो हैं वो केमिकल इंजीनियरिंग IIT खड़गपुर से परस्यू कर रहे हैं। इनके एक दूसरे भाई मोहित जो हैं वो कंप्यूटर साइंसेस NIT हिमाचल प्रदेश से कर रहे हैं। मतलब पिता ने और परिवार ने पूरी तरह से करके इन बच्चों को पढ़ाई में अच्छी पढ़ाई कराई है। अतुल कुमार ने अपनी जो इंजीनियरिंग की परीक्षा की तैयारी गेल उत्कर्ष सुपर 100 कानपुर, इस नाम से कानपुर में एक संस्था चलती है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। ये एक इनिशिएटिव है कि बच्चों को, टैलेंटेड इस तरह के बच्चों को जिनके पास थोड़े साधन कम हैं, उनको ला के एक जगह रखा जाए, उनकी सारी व्यवस्था की जाए, खाने पीने रहने की, और उनको फिर एक कोचिंग दी जाए जिसमें वो इंजीनियरिंग के कंपटीशन के लिए तैयार हो सके। उसी गेल उत्कर्ष सुपर 100 के ये प्रोडक्ट हैं। मैं इस स्कीम को इसलिए जानता हूँ कि मेरे क्लास फेलो जो उस समय गेल के डायरेक्टर थे, डायरेक्टर मार्केटिंग प्रभात सिंह, उनके इनिशिएटिव इसमें काफ़ी कुछ था इस गेल उत्कर्ष सुपर 100 का। वो खुद IIT कानपुर का था, तो उसका भी एक इनिशिएटिव इसमें था, इस स्कीम को लॉन्च करने का। खैर, अतुल कुमार वहीं से उन्होंने कोचिंग ली है और कोचिंग लेके परीक्षा दी। इस बार 9 जून, और ये उनका लास्ट अटेम्प्ट है। इस बार जब इसी 9 जून को जब रिजल्ट आया तो ये पता लगा उन्होंने जेईई क्लियर कर लिया है, और उनको ये भी था कि उनका एडमिशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में IIT धनबाद में हो गया है। बड़ी बात थी। 24 जून के शाम 5 बजे तक उनको 17,500 रुपये जो उनकी फीस थी वो जमा कर देना था। अब 17,500 रुपये इस बच्चे के लिए एक बड़ी भारी रकम थी, इस परिवार के लिए भी एक बड़ी भारी रकम थी। इसको जुटाते जुटाते उसमें टाइम लगा। आखिरी दिन 24 तारीख को जिस साहूकार से इनको पैसा लेना था प्राइवेट, उसने लास्ट मिनट में मना कर दिया। फिर कहीं से दोस्त मित्रों इधर उधर से जुगाड़ करके इन्होंने 17,500 रुपये इंतज़ाम किए। लेकिन 5 बजे से, और फिर ये लग गई कि भाई उसको ट्रांसफ़र करना होता है, वो तो साइट पे जाके करना होता है। लेकिन 5 बजने से 3 मिनट पहले जो सर्वर था, जो इसका पोर्टल था, वो काम करना उसने बंद कर दिया। और ये स्थिति आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी, मैंने खुद भुगती हुई है इनकम टैक्स का कई बार। मैं 7-8 साल 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 10-12 साल पहले, जब ऑनलाइन पोर्टल शुरू हुआ था, इतना लोड हो जाता था कि एक बार 12 बज गए और हम नहीं कर पाए उसको। मेरे CA के साथ बैठे हुए थे, नहीं कर पाए, पोर्टल में बहुत लोड था। लिहाजा नेक्स्ट डे जब हुआ तो उसमें कुछ फ़ाइन देना पड़ा, क्योंकि लेट पेनाल्टी जो भी फीस थी वो देनी पड़ी। इस बच्चे का भी अगर नहीं हुआ है 5 बजे तक तो टेक्निकली उसका एडमिशन चला गया। उसके बाद अतुल ने IIT धनबाद को अप्रोच किया कि भाई इस तरह का है, आप ज़रा इसको कंसिडर कर लीजिए। वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर इसने नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को अप्रोच किया कि भाई आप इसको मेरे बिहाफ पे कुछ बात करिए, कहीं उठाइए। वहाँ कोई बात नहीं बनी। फिर ये चूँकि धनबाद झारखंड में आता है, तो झारखंड का जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है उससे बातचीत की, भाई आप कुछ मदद कीजिए, लीगल मदद कीजिए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से कुछ नहीं,
इस बार आईआईटी मद्रास ने ये एंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट किया, तो तुम आईआईटी मद्रास अप्रोच। तो आईआईटी मद्रास से इन्होंने बात की, उसने भी इनको कहा कि नहीं, यहाँ से कुछ नहीं, तुम सुप्रीम कोर्ट जाओ। अंतुगत्वा लंबी कहानी यह है कि इनको ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। सुप्रीम कोर्ट में मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता दूं, जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब हैं, 2021 में एक बेंच पे यही लीड कर रहे थे, इन्हीं के उसमें, मतलब ये सीनियर जज थे, इन्हीं के अधीन एक बेंच थी। उस बेंच ने एक ऑलरेडी आदेश प्रिंस जयवीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये जजमेंट दिया हुआ है। उस पर मामला आईआईटी बॉम्बे का था, वो लड़का पैसा ना होने के कारण डिले इन पेमेंट हुआ था, और उस समय इन्होंने ये एक ऑर्डर दिया था कि नहीं, डिले इन पेमेंट कोई ये नहीं है, इसको कंसिडर किया जाए, और उसका आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन हो गया था। उस लड़के की जो पैरवी किए थे प्रिंस जयवीर सिंह की, वो वकील थे अमोल चितले और पायल बघेल। संयोगवश इस अतुल की भी इस समय जो पैरवी कर रहे हैं, यही दोनों वकील लोग कर रहे हैं। मतलब इसको साधुवाद देना चाहिए ऐसे वकीलों को जो इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ कि 24 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 जज और बैठे हुए थे, 3 जज की सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, वो एक इशू नोटिस करते हैं और ये कहते हैं टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ एडमिशन। मतलब आपको इसमें लगता है कि न्याय है क्या? न्याय केवल 5 बजे के हिसाब से देखा जाएगा इस देश में? क्या प्रश्न यह है कि क्या आईआईटी धनबाद में इस डिले को कंडोन करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं थी? इस देश ने देखा है कि नीट के एग्ज़ाम में, अगर आपको याद हो, अभी जब हुआ तो जब हेरा फेरी हुई, कोई घपला हुआ उसमें, तो कितने बच्चों को एक जनरल ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। तो क्या इस बच्चे को 10-5 मिनट का ग्रेस टाइम ये डिज़र्व नहीं करता था? भाई ये कोई आपसे आउट ऑफ वे ये थोड़ी फेवर मांग रहा है। लेट हो गया था, फीस देने में लेट हुआ था, आप इसका कोई प्रावधान होना चाहिए ना। जून का आज सितंबर में बैठे हुए हैं, और प्रश्न ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें डायरेक्शन दे सकता था कि भाई इसको एडमिशन करना ही करना है, कैसे करना है ये बताइए, रास्ते बताइए। हम लोगों से अगर आपको भाई इस देश का कानून बदलना है तो कानून बदला जाएगा। ये डायरेक्शन देने के बजाय इशू नोटिस की जरा वेज एंड मीन्स, मतलब ये मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा इस लड़के के साथ जल्दी न्याय होना चाहिए था। और अंतिम बात ये कि सरकार क्या इतनी संवेदनशील नहीं है? सरकार जो मालूम नहीं क्या क्या सरकार के बारे में कहें, जो सरकार सब कुछ इधर से उधर करती है, उसको क्या नहीं लगता है, आपको क्या नहीं लगता है कि सरकार को इसमें अपने आप ही कुछ एक बात करके मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी को कुछ इस तरह का करना चाहिए था, या जो भी विभाग इसको देखता है? मेरे ख्याल में अतुल को अंतोगत्वा न्याय तो मिलेगा ही, ईश्वर करे कि उसको एडमिशन मिल जाए। अब अंतिम बात, जेपीसी के मेंबर निशिकांत दुबे जी ने बीजेपी का पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है। जो अभी वक्फ बोर्ड पे एक जेपीसी बनी है, उसके अभी तक 12 मीटिंग हो चुकी हैं। लगभग 20 सितंबर को उसकी आखिरी मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में इन्होंने अलग अलग स्टेक होल्डर से बातचीत की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, बहुत से लोगों से जो इस तरह से हैं, उनसे बातचीत की है। निशिकांत दुबे जी ने आज प्रेस में चले गए, उन्होंने एक प्रेस वक्तव्य और सब जगह ये दे के बताया है कि जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल हैं, जो कि बीजेपी के हैं। निशिकांत दुबे जी ने एक पत्र लिखा है जगदम्बिका पाल को, और वो पत्र सार्वजनिक भी कर दिया है, प्रेस में भी दे दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि बड़ा गंभीर मामला आया है उनके संज्ञान में। उनका ये कहना है कि इस मामले में बहुत से ज़्यादा लोगों ने अपने आवेदन, प्रत्यावेदन, ये सब जेपीसी के सामने दिए हैं। बहुत सी दरखास्त, बहुत सी एप्लीकेशंस आई हैं। ये मानी हुई बात है कि अगर ये वक्फ है तो ज़्यादा सब मुसलमानों की ही एप्लीकेशंस आएंगे। उन्होंने मांग ये की है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम इसकी जांच करे कि ये एप्लीकेशन का ज्योग्राफिकल ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से एप्लीकेशन आई है। उन्होंने ये आशंका व्यक्त की है कि भाई इसमें लोग जैसे जाकिर नायक, फॉरेन पावर्स लाइक, उन्होंने लिखा है आईएसआई पाकिस्तान की और चीन जैसी जो बाहरी ताकतें हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। और फिर वही उनका रेटोरिक जो बीजेपी का होता है
कि भाई 125 करोड़ एप्लीकेशन आ गई हैं, और अगर ऐसे ही फोर्सेस, ये बाहर की फोर्सेस और इस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं तो हमारे लेजिस्लेटिव प्रोसेस को बिल्कुल तहस नहस कर देना चाहते हैं, हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यू को ख़त्म कर देना चाहते हैं, और ये विदेशी षड्यंत्र का शिकार है, अनाप शनाप, जिसका कोई इससे लेना देना नहीं है। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि हम सब लोगों से जब ये बात हुई 12 अलग अलग उसमें, हम लोगों ने भी अपने लोगों से कहा कि आप अपने आवेदन वो दीजिए। उन्होंने कहा करीब 5 करोड़, सवा करोड़ नहीं, 5 करोड़ के करीब आवेदन आए हैं। उसमें से उन्होंने बताया कि 3.7 करोड़, 3 करोड़ 70 लाख को उन्होंने ईमेल या QR कोड जो जनरेट किया है JPC ने उसके थ्रू भेजा है। 1 करोड़ 3 लाख किसी और, 30 लाख किसी और जरिए से भेजा गया है। मामला जो सारा मुझे लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जो प्रत्यावेदन आए हैं, जो आए वो सही है कि नहीं है, उस पर जो इशू जिसने कुछ उठाया वो है कि नहीं, कि वो कहाँ से आए, उसका ओरिजिन ढूंढिए, ये ज़्यादा ज़रूरी काम है। दूसरा, JPC का एक मेंबर, जो JPC का मेंबर है, उसको क्या JPC जब चल रही है, JPC जब इंक्वायरी कंडक्ट कर रही है, बैठकें लगातार कर रही है, उसकी बात को सार्वजनिक करना चाहिए, उसकी बात को पेपर को लेटर लिख के चेयरमैन को और फिर उस लेटर को प्रेस में देना चाहिए। क्या इस पे कुछ नहीं गलत है? और जो मुझे बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी का वो जो एक पुराना फॉर्मूला है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, वही करने का है। वक्फ को इस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा कि ये देखिए मुसलमानों का तुष्टीकरण, मुसलमानों का तुष्टीकरण। इस सारी बहस को जाकिर नायक, पाकिस्तान, चीन, ये सब ले जाने में है। निशिकांत दुबे जी, बस इतना याद रख लीजिएगा कि गोड्डा में जो आपने प्लांट लगाया है, जो अडानी का पावर प्लांट, जिसकी कोयला ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, बिजली बांग्लादेश को जा रही है, प्रदूषण गोड्डा और झारखंड में रह रहा है, उस प्लांट को जो आप वो कह रहे हैं ना फॉरेन हैंड, वही फॉरेन की कंपनी, चीन की कंपनी सेप्को 3 ने बनाया है। आप ही के गृह जनपद, आप ही जहाँ से सांसद हैं। आपने क्या कोई चिट्ठी लिखी थी उसमें? आपने वहाँ के लोगों, गंगा का पानी किस तरह से वहाँ से लिया जा रहा, आपने कुछ लिखा था? तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम करने की बीजेपी के कुछ लोगों की आदत है, और वो शायद वो उसी तरह से, क्योंकि बीजेपी का जो नेतृत्व है वो भी उनको इस बात की शाबाशी देता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।